हेलो स्टूडेंट, एस्चुराइन हैबिटेट के बारे में हम लोग पिछले 2 वीडियो में कुछ बातें जाने। उनमें हमने पहले वीडियो में जो एस्चुराइन हैबिटेट है उसकी परिभाषा और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में जाना। दूसरे वीडियो में हमने जो एस्चुराइन हैबिटेट है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जो एस्चुराइन फौना है या बेला संगमों का जो प्राणी जात होता है उसके बारे में जानेंगे और बेला संगम प्राणियों के जो अनुकूलन है या एडाप्टेशन ऑफ एस्चुराइन फौना है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जो बेला संगमों के प्राणी जात हैं या एस्चुराइन हैबिटेट के जो प्राणी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो एस्चुरीज होती हैं वो 2 आवासों का मिलन क्षेत्र या ट्रांजिशनल एरिया होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में जीवजात यहाँ के स्थायी आवास वाले और कुछ स्थानांतरण करने वाले कुछ जंतु यहीं अनुकूलित होने वाले पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो प्राणी हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ये ट्रांजिशनल एरिया है 2 आवासों का, इसलिए यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है फौना की या प्राणी जात की वो काफ़ी होगी और उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्राणी पाए जाएंगे या 3 वर्गों में उन प्राणियों को हम रख सकते हैं। पहला स्थायी आवास वाले जंतु या जो ट्रू एस्चुराइन बायोटा है वो। दूसरा माइग्रेटरी फॉर्म्स या प्रवासी जो जंतु हैं वो। तीसरा अनुकूलित प्राणी या जो एडेप्टेड बायोटा है वो। तो जो स्थायी आवासीय जंतु हैं या ट्रू एस्चुराइन बायोटा हैं ये वे जंतु हैं जो बेला संगम की पारिस्थितिकी के अनुसार ही बने होते हैं। इन जंतुओं को किसी भी भौतिक, रासायनिक या आकारिकी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, अतः ये यहाँ के स्थायी आवासीय जंतु होते हैं। स्थायी आवासीय जंतुओं के उदाहरण हम देखें तो जैसे नेरिज, एरिनकोला, वेलेनस, पेलिमोन, सोलेन, कॉक्रोडिलस, इस तरह के जो एनिमल हैं वो यहाँ के स्थायी आवासीय जंतु या ट्रू एस्चुराइन बायोटा होता है। क्या क्या उदाहरण? नीरिस, एरिनकोला, वेलेनस, पेलिमोन, सोलेन, कॉक्रोडिलस, इस तरह के जंतु हैं वो यहाँ के स्थायी आवास वाले जंतु होते हैं। दूसरे जो जंतु हैं वो प्रवासी जंतु होते हैं। ये वो जंतु होते हैं जो नदियों के साथ बहकर यहाँ तक आ जाते हैं। अतः इनमें कुछ जंतु अपनी जो वयस्क प्रावस्था है को तो कुछ जंतु अपनी जो लार्वावस्था है को यहाँ व्यतीत करते हैं। ये पूर्णतः लवणीय वातावरण में नहीं रह पाते, अतः अपने प्रजनन काल में स्थानांतरण करते हैं। और माइग्रेटरी जो फॉर्म है उनका उदाहरण है जैसे साल्मन मछली है ना, साल्मन जो फिश है वो, ईल मछली, ईल फिश, ये जो हैं नदियों में रहने वाली मछलियां हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन पीरियड में ये समुद्रों में आ जाती हैं। इस प्रकार जो पेट्रोमाइजोन जैसे जंतु भी प्रजनन काल के समय नदियों की ओर चले जाते हैं। तो इस तरह से कुछ जीव जो एस्चुरीज में मिलते हैं वो माइग्रेटरी फॉर्म के होते हैं और माइग्रेटरी फॉर्म के सबसे अच्छे उदाहरण साल्मन और ईल फिश हैं। ठीक है, ये कहाँ से आती हैं? ये नदियों से समुद्र में आती हैं। उल्टा भी होता है, पेट्रोमाइजोन है वो समुद्र से नदियों की तरफ माइग्रेट करते हैं। तीसरा जो प्रकार है एस्चुराइन फौना का वो है अनुकूलित प्राणी। ये मुख्य रूप से जंतु एलवण जल में रहने वाले होते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं, लेकिन इनमें लवणीय जल में रहने की क्षमताएं पाई जाती हैं। अतः ये बेला संगम के अजैविक कारकों से प्रतिक्रिया करके अपने आप को अनुकूलित या एडप्ट कर लेते हैं। ये अस्थायी और एम्फीबियन नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्सिनस, गैमेरस, ये 2 उदाहरण हैं जो कि एडेप्टेड एनिमल के एग्जाम्पल हैं, कार्सिनस और गैमेरस। इसके बाद हम
जो एस्चुरीज के एडाप्टेशंस हैं, एडाप्टेशन ऑफ एस्चुरीज एस्चुरियन फौना है, वो देख लेते हैं। बेला संगमी आवास जैसा कि आप लोगों ने अब तक जाना परिवर्तनशील होता है, यानी स्थिर नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर जो रहने वाले जीव हैं वो विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन या एडाप्टेशंस रखते हैं, जैसे परासरण नियमन, है ना। एडाप्टेशन की बात करें हम एस्चुराइन फौना की, तो पहला है परासरण नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन। ये जंतु अधिक सांद्र और अधिक तनु लवणीय जल में रहने के लिए परासरण नियमन की जो क्रिया है उसे करते हैं, जिससे इनमें इसलिए इनमें विशिष्ट अंग और ऊतकों का पाया जाना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों में पैरेन्काइमा प्रकार का टिश्यू विकसित हो जाता है, यानी जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य हैं उनमें पैरेन्काइमा नामक जो ऊतक है वो विकसित हो जाता है। और क्रेस्टेशिया के जो सदस्य हैं उनमें ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, हरित ग्रंथि पाई जाती है, जिनसे ये अतिरिक्त जो जल है उसको विसर्जित करते रहते हैं। कुछ फिशेस के गिल्स में क्लोराइड सेल्स पाई जाती हैं, क्लोराइड कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं एस्चुराइन फौना के एडाप्टेशंस की, या एस्चुराइन जो हैबिटेट है उसमें जो जंतु रहते हैं उनके अनुकूलन होगी। तो पहला जो अनुकूलन होता है वो परासरण नियमन का होता है। दूसरा जो अनुकूलन है बिलकारी स्वभाव होता है। जो एस्चुराइन एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को तेज प्रवाह से बचाने के लिए बिल बनाकर रहते हैं, साथ ही जल स्तर के घटने पर प्रतिकूल वातावरण में भी अपनी ये रक्षा कर पाते हैं बिल के माध्यम से। मनुष्य के द्वारा बाधित किए जाने पर या मनुष्य जो भी डिस्टरबेंस वहाँ पर करता है उनसे भी ये बिलकारी स्वभाव की वजह से अपनी रक्षा कर पाते हैं। तो ये दूसरा बेला संगमी प्राणियों का अनुकूलन है बिलकारी स्वभाव। पहला परासरण नियमन, दूसरा बिलकारी स्वभाव, और तीसरा बहुत सारे जो एस्चुराइन एनिमल हैं वो अपने अंडों को मुख में रखते हैं। तो तीसरा जो अनुकूलन है मुख में अंडों को रखना, रिटेंशन ऑफ एग्स इन माउथ। कुछ जंतुओं में जल की तेज धाराओं से अंडों को बचाने के लिए मुख में रखा जाता है, जैसे कैटफिश। अगला जो एडेप्टेशन है वह है विशिष्ट श्वसनांग, स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इस प्रकार के प्राणियों में पाए जाते हैं। ये जंतु जल में, जल के बाहर या कीचड़ में आसानी से श्वसन कर पाएँ, इसके लिए यहाँ पर इनमें विशिष्ट प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं। अगला जो एडेप्टेशन है वह है इनका मड़ी हैबिटेट या कीचड़ीय आवास। कुछ जंतु और इनके जो लार्वा होते हैं जल के तेज भाप से बचने के लिए स्थायी रूप से कीचड़ में जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे ट्रोकोफोर लार्वा। दूसरा जो एस्चुराइन एनिमल हैं उनमें मृतोपभोजी प्रकार का पोषण पाया जाता है। ये डेट्रीवोरस होते हैं। ये जंतु जो कार्बनिक गाद होती है या अपरद होते हैं या मृत जीव हैं उनको मुख्यतः अपने भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसलिए एस्चुराइन जो फौना है वो कैसा होता है, मृतोपभोजी होता है। अगला जो एडेप्टेशन है वह है उच्च तापक्रम परास। यहाँ का जो तापमान है वो बहुत अधिक फ्लैक्चुएशन प्रदर्शित करता है। इसी कारण जंतु यहाँ के तापमान के एक बड़े परास को सहन करने के लिए सक्षम होते हैं। इसलिए इस तरह के जो एनिमल हैं उनको यूरीथर्मल जंतु कहा जाता है। कैसे जंतु होते हैं यहाँ पर, यूरीथर्मल, एक बड़ी परास तापमान की उसको सहन कर लेते हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है एस्चुराइन फौना का वो है निमेशक पटल। जो एस्चुराइन मछलियाँ होती हैं उनकी आँखों पर एक झिल्ली पाई जाती है जो कि इन आँखों को सूखने से बचाती है। इसलिए इनमें क्या होता है, निमेशक पटल पाई जाती है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है उच्च श्वसन दर। जो एस्चुराइन हैबिटेट के एनिमल हैं जैसे हाइड्रोविया है, कोरोफियम है, इनमें उच्च श्वसन दर पाई जाती है।
तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो एस्चुराइन फौना है उसके बारे में जाना। ये क्योंकि दो आवासों का मिलन वाला क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर जीव जात है वो स्थायी यहाँ का निवासी या स्थानांतरण वाला या अनुकूलित प्राणी, तीनों प्रकार के प्राणी रह सकते हैं। यानी जिसमें जो प्राणी हैं उनको तीन भागों में बांटते हैं हम। एक तो होते हैं ट्रू एस्चुराइन बायोटा होता है, दूसरा माइग्रेटरी बायोटा होता है, ये माइग्रेटरी फॉर्म्स होती हैं, तीसरा एडेप्टेड एनिमल्स होते हैं। तो तीन प्रकार के जो एस्चुराइन फौना है पाया जाता है। इसके बाद हमने जो एडेप्टेशन है एस्चुराइन हैबिटेट के वो देखे। उसमें हमने देखा सबसे पहले उनमें परासरण नियमन की क्षमता होती है, इनका बिलकारी स्वभाव होता है, बहुत सारे जो एनिमल हैं वो अंडों को मुख में रखते हैं और इन एनिमल्स में विशिष्ट श्वसनांग पाए जाते हैं, स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अगला जो एडेप्टेशन है वो है मडी हैबिटेट, यानी ये कीचड़ीय आवास में रहने वाले जीव होते हैं और जो इनकी फीडिंग हैबिट है वो मृतोभोजी होती है। तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मृत जीव होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये जो जीव होते हैं ये यूरीथर्मल प्रकार के होते हैं, यानी इनमें उच्च ताप क्रम परास को सहन करने की क्षमता होती है। इन जीवों में जैसे कुछ फिशेस हैं उनमें निमेशक पटल पाई जाती है जो इनकी आँखों को सूखने से बचाती है। और कुछ जंतु जो होते हैं उनमें उच्च श्वसन दर पाई जाती है, जैसे हाइड्रोविया और कोरोफियम, इनमें क्या होती है, उच्च श्वसन दर पाई जाती है। थैंक यू। वीडियोज़ को सब्सक्राइब करो बेटा और लाइक करो, कमेंट्स भी कर सकते हो, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। थैंक यू।